Hello everyone. Very good evening everyone. So नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम. सेक्शन 44 सीरीज 44 AA, 44 AB, 44 AD, 44 ADA and section 44 AE, that is special provision in business and profession topic. सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44 AA. Section 44 AA, that is maintenance of books of account. Maintenance of books of account. So now स्टार्ट करने से पहले हम जरा सोचते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या इनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना जरूरी होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना कंपलसरी होना चाहिए क्या? तो अगर हम बात करें कि उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना यस जरूरी होना चाहिए. क्यों? बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाओगे, बीइंग अ बिजनेसमैन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा थ्रू आउट द ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सो एक जनरल, अगर हम क्वेश्चन, एक जनरल गाइडलाइंस पूछे कि बुक्स बनाना चाहिए या नहीं, तो हमारा माइंडसेट बोलेगा यस बनाना चाहिए. फॉर सैलराइड पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट नेसेसरी. क्यों? सैलरी इनकम आता है, उनको पता ही चल जाता है कि कितना इनकम है. हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू किसी को इनकम आ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट नेसेसरी. तो बाकी सबके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट नेसेसरी है ही नहीं. लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी इनकम होती है. टू एग्जैक्टली फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट. बट आप खुद सोचो, जब मैं बोलता हूँ इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इंडिया में कितने तरीके के बिजनेसमैन हैं? बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों अरबों में इनकम कमा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन भी हैं जो शायद ही पूरे साल का बिजनेस करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं. आप सोचो खुद, जो रोड साइड छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, ठेले पर लेकर गुड्स बेच रहे हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, मतलब कपड़े बेच रहे हैं, वड़ा पाव बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह. तो आप खुद सोचो, ऐसे लोग, अगर मैं ऐसे लोगों को बोलूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, आप बिजनेस कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, तो आप खुद सोचो उनके लिए एक बर्डन सम हो जाएगा. उनका इतना ह्यूज प्रॉफिट नहीं होता, बट उनको ये पता चल जाता है कि उन्होंने गुड्स बेचकर कितना कमाया. वो डे टू डे देखते हैं कि घर से इतना पैसा लेकर निकले थे, इतना घर पैसा लेकर जा रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस वो इनकम मान लेते हैं. वो ऐसा पूरे साल का एंड का वेट नहीं करते कि पूरा साल खत्म होगा तो मुझे पता चलेगा बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ या लॉस. वो डे टू डे पता कर लेते कि आज बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो अब ऐसे लोगों को मैं बोलूं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ कंपलसरी, तो कैसे बना पाएंगे बेचारे? आप खुद सोचो ना, उनका इतना बिजनेस ही नहीं है कि वो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए. मतलब वड़ा पाव वाला अगर वड़ा पाव बेचेगा तो बाजू में अकाउंटेंट एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. कैसे वो कर पाएंगे? तो यहां पर गवर्नमेंट ने ना सेक्शन 44 AA में रूल्स बनाए हैं कि कब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंपलसरी बनाना पड़ेगा. अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा कंपलसरी. देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज. लेकिन अगर आपने ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है. तो हम सेक्शन 44 AA में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी. तो उसके लिए पता करो असेसी कौन है. असेसी कौन है भाई, कौन है? वेदर असेसी इज स्पेसिफाइड असेसी or assessees other assessee other than specified assessee. Specified assessee, that is specified professionals. Specified assessee, that is specified professional. They are male fit company. They are male fit company. Male fit company. M, मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े हुए लोग, they will be considered as specified professionals, specified assessee. A,
accountant, A2 architectures, L legal, that is lawyer, E engineers, F film artist, I interior decorators, T technicians who provide technical consultancies, C company secretaries, and O other approved by CBDT. Other approved by CBDT. Male fit company, medical, accountant, architecture, legal, engineer, film artist, interior decorator, technician and company secretaries. एंड टाइम टू टाइम अगर किसी और को सीबीडीटी ने इस सर्कुलर में ऐड कर दिया स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में, तो उनको भी स्पेसिफाइड एसएससी माना जाएगा. गवर्नमेंट क्या सोचती है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल मतलब पढ़ा लिखा आदमी है यार. पढ़ा लिखा आदमी अगर ये बोले कि मैं बुक्स कैसे बनाऊं, अपने को तो समझ में नहीं आता है, तो गवर्नमेंट बोले पागल हो गया क्या, तेरे को तो बुक बनाना ही पड़ेगा, तेरे को तो बुक बनाना ही पड़ेगा. यू कांट गिव एन एक्सक्यूज, यू आर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, बुक बनाना ही पड़ेगा. तो क्वेश्चन अराइज, कौन सी बुक बनाऊं, कौन सी बुक बनाऊं, बुक बनाना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, बुक तो बनाना ही पड़ेगा. कौन सी बुक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पता करो कुछ कंडीशंस. अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल सेटिस्फाई करता है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो स्पेसिफाइड बुक बनाओ. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड बच्चा लोग, तो एनी बुक. कंडीशन सेटिस्फाइड स्पेसिफाइड बुक, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड एनी बुक. एनी बुक मतलब ऐसी कोई भी बुक जिससे आपका असेसमेंट कंप्लीट हो सके. कल अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने, असेसिंग ऑफिसर ने आपको बुलाया और कुछ आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस रेज किए कि ये अमाउंट कैसे आया, ये अमाउंट कैसे आया, वगैरह वगैरह, तो आपके पास इतने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी अकाउंटिंग होने चाहिए जिससे आप अपने एओ को ये जस्टिफाई कर सको कि उस अकाउंटिंग एंट्री कैसे आई है, आपने बुक्स को कैसे मेंटेन किया है, जस्टिफाई कर सको. इतना नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, दैट्स इट. गवर्नमेंट नहीं बताएगी कौन सी बुक बनाए. यू आर प्रोफेशनल, यू डिसाइड, इट इज योर प्रोफेशन. तुम्हारे प्रोफेशन के लिए कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, तुम वो सारी बुक्स बना दो. लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो गवर्नमेंट बोलती मैं जो बोलेगा वही बुक बनाने का, मैं जो बोलूंगा आपको वही बुक बनाना है. तो क्वेश्चन है कौन सी बुक बनानी है, तो कौन सी बुक बनानी वो बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ते कंडीशन कौन सी है. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो स्पेसिफाइड बुक बनाना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है कंडीशंस में, सिंस यू आर प्रोफेशनल, तो आपके बिजनेस का कलेक्शन, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफेशन should be more than 1,50,000. Gross receipt from your profession should be more than 1,50,000 in last 3 preceding financial year. In all 3 preceding फाइनेंशियल ईयर. पिछले 3 साल, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या बच्चा 1920. तो 1920 नहीं देखना है, 18-19, 17-18 एंड 16-17. अगर पिछले 3 साल का ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सच प्रोफेशन is more than 1,50,000. बच्चा ये एवरेज नहीं है, मतलब आप ऐसा मत करना 3 साल का प्रॉफिट ऐड डिवाइड बाय 3, 3 साल का ग्रॉस रिसीट ऐड डिवाइड बाय 3, ऐसा नहीं करना है. मतलब से फॉर एग्जांपल हम पिछले 3 साल की बात कर लेते हैं, तो अपना प्रीवियस ईयर क्या है 1920, ये ईयर नहीं देखना है, आपको देखना है 18-19, 17-18 और 16-17. ये तीनों साल का कलेक्शन ग्रॉस रिसीट शुड बी मोर देन 1,50,000. मतलब अगर 18-19 का कलेक्शन 2 लाख है, 17-18 का कलेक्शन 1,50,000 है, 16-17 का कलेक्शन 1 लाख है, तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज, तो एवरेज आएगा 1,50,000. एवरेज आ जाएगा 1,50,000, दैट इज 2 लाख प्लस 150 प्लस 1 डिवाइड बाय 3.
Average is 150. But I will say condition does not satisfy. Condition does not satisfy. And since condition does not satisfy, he has to maintain any book. ऐसी कोई भी बुक जिससे उसका कल असेसमेंट कंप्लीट हो सके. लेकिन अगर पिछले तीनों साल ग्रॉस रिसीट 1,50,000 से ज्यादा ही है, ग्रॉस रिसीट 1,50,000 से ज्यादा ही है, then in that case condition satisfied, he has to prepare specified book. क्वेश्चन अराइज, सर स्पेसिफाइड बुक में कौन सी बुक आती है? तो स्पेसिफाइड बुक्स कवर्स specified books covers journal, ledger, cash book, copies of bill, receipt of expenses. ये स्पेसिफाइड इतनी सारी चीजें मेंटेन करनी होगी. जर्नल, लेजर, कैश बुक, कॉपीज ऑफ बिल्स, रिसीट ऑफ एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको डिटेल मेंटेन करनी होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चा लोग आप मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको 2 और बुक बनानी होगी. पहला, डेली केस रजिस्टर. डेली केस रजिस्टर्ड मतलब डे टू डे कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए, उनका एक प्रॉपर रजिस्टर्ड मेंटेन आपको करना पड़ेगा. एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर. स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर. स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर. ये 2 एडिशनल बुक किसके लिए बनाना है? ऐसे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जो मेडिकल प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं. तो सर क्या ये मेडिकल प्रैक्टिस वालों को ये 5 बुक नहीं बनानी है? बच्चा ये 5 बुक तो बनानी ही है. प्लस इन एडिशन टू दीज 5 बुक्स they have to prepare these further 2 books, daily case register and stock of medicine register. These books are maintained only if ये वाला condition satisfied. Gross receipt from their profession should be more than 1,50,000 in all the 3 preceding financial year. The simple condition, maintenance of books of account as per section 44AA. पता करो असेसी कौन सा असेसी है, स्पेसिफाइड असेसी है या अदर असेसी है? स्पेसिफाइड असेसी है. स्पेसिफाइड असेसी मतलब मेल फिट कंपनी, मेडिकल, अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर्स, लीगल, इंजीनियर, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, टेक्नीशियंस, कंपनी सेक्रेटरीज एंड अदर. कंडीशन satisfied specified book, condition does not satisfy any book. लेकिन अगर असेसी अदर असेसी है बेचारा, अदर असेसी मतलब वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जुड़ा हुआ नहीं है. स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जुड़ा हुआ नहीं है मतलब आप ऐसा समझो ना, मेल फिट कंपनी में आपने सारे पढ़े लिखों को कवर कर लिया. तो यहाँ पर अदर असेसी ऐसे लोग हैं जो इतने एजुकेटेड लोग नहीं है, दे आर नॉट सो एजुकेटेड. तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको बुक्स बनाना पड़ेगा. कौन सा बुक? एनी बुक. जाओ तुम डिसाइड करो, तुम्हारा बिजनेस है ये, तुम डिसाइड करो तुम्हारे बिजनेस के लिए कौन से बुक्स की जरूरत है. If those conditions are satisfied, prepare any book. But if condition does not satisfy, if condition does not satisfy, do not prepare any book. बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, क्या बुक बनाएगा? और तुम उसको अगर जबरदस्ती बोलेगा बुक्स बनाओ, नहीं बना पाएगा. तो गवर्नमेंट के लिए ठीक है, जा मत बना, जा. लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो बुक बनाना पड़ेगा. सर कौन सी बुक, कौन सी बुक? मैं नहीं बताऊंगा, यू डिसाइड. इट इज योर बिजनेस. तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम्हें जो लगता है कि बुक्स नेसेसरी है, सो दैट फ्यूचर में तुम्हारा इसे असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो सके, फ्यूचर में कोई इस पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसी वो सारी बुक्स आप बनाओ. तो क्वेश्चन अराइज, कंडीशंस क्या है? कंडीशंस क्या है? तो बच्चा लोग कंडीशंस के लिए पता करो, अदर असेसी में असेसी कौन है?
whether assessee is individual HUF or assessee is any other person, whether assessee is individual HUF or assessee is other person. अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है assessee इंडिविजुअल HUF है, अगर पता चलता है assessee इंडिविजुअल HUF है, तो पता करो उस इंडिविजुअल HUF का टोटल टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, या इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस इज मोर देन 2,50,000, इज मोर देन 2,50,000. कब का? इन एनी 1 year out of 3 preceding financial year. Any 1 year out of 3 preceding financial year. Any 1 year, any one, कोई भी एक साल अगर उसका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो गया या इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,50,000 से ज्यादा हो गया, एनी वन आउट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 1920 छोड़ दो, उसके पहले के 3 साल 18, 19, 17, 18, 16, 17, ये पिछले 3 साल में से कोई भी एक साल अगर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो गया या इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,50,000 से ज्यादा हो गया, सो कंडीशन सेटिस्फाइड, यू हैव टू प्रिपेयर एनी बुक्स. यहां पर बच्चा स्पेसिफाइड प्रोफेशन में मैंने क्या लिखा था? ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 3 के तीनों साल ग्रॉस रिसीट 150 से ज्यादा होने को मांगता है. बट इधर में क्या बोल रहा है? 3 में से कोई भी एक साल 25 लाख से ज्यादा या 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए. लेकिन अगर अदर है, अदर, then total turnover should be more than 10 lakh, or income from business should be more than 1,20,000 in any 1 year out of 3 preceding financial year. Any 1 year out of 3 preceding financial year. सर फिर ये अलग अलग क्यों किया? इंडिविजुअल HUF अलग कर दिया, अदर अलग कर दिया, क्या जरूरत है? बच्चा फर्क पड़ता है. इंडिविजुअल HUF को ना बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है 2,50,000 तक का. तो जब 2,50,000 तक का उसको एग्जेम्पशन मिलता ही है, तो अननेसेसरली ऐसे लोग जिनकी इनकम 2,50,000 से कम है उनको बुक बनाकर मुझे क्या मिल जाएगा? अननेसेसरली उनको त्रास देकर मुझे क्या मिल जाएगा? तो गवर्नमेंट कहती जा यार, अगर तेरा बिजनेस का इनकम 2.5 लाख से कम है तो क्या बुक बनाएगा? मत बना. लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो कंपनी को तो टैक्स भरना चालू हो जाता है इमीडिएटली. 10 रुपए भी कमाना तो टैक्स चालू. तो गवर्नमेंट उनके लिए कह रही है, अदर के लिए, कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, या आपका बिजनेस इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, तो यस आपको बुक बनाना कंपलसरी है. कौन सा बुक? एनी बुक. आई विल नॉट सजेस्ट विच बुक. इट इज योर बिजनेस, यू डिसाइड कि तुम्हारे बिजनेस के लिए किस किस बुक्स का होना जरूरी है. तो सेक्शन 44AA हमने कंप्लीट कर लिया. सेक्शन 44AA, that is maintenance of books of account. 44AA, maintenance of books of account. So after completing section 44AA, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, सेक्शन 44AB, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. व्हेन आई से ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट अगर किसी ने बनाया तो ऑडिट होगा. मतलब यहाँ पर सेक्शन 44AA की कंडीशन सेटिस्फाई अगर अदर किसी ने किया ही नहीं तो उन्होंने बुक बनाया ही नहीं होगा. और अगर उन्होंने बुक बनाया ही नहीं तो क्वेश्चन ऑफ ऑडिट डज नॉट अराइज. तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्पेसिफाइड असेसी. ये तो बुक बनाएंगे ही, या तो स्पेसिफाइड या तो एनी बुक. अदर असेसी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो बुक बनाएंगे. तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिटिंग कब होगा? तो गवर्नमेंट कह रही थी कि अगर आप स्पेसिफाइड असेसी हो और आपका ग्रॉस रिसीट फ्रॉम योर प्रोफेशन इज मोर देन 50 लाख. कौन से ईयर का 50 लाख? डेफिनेटली आप करंट ईयर में हो तो 1920 का मैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करूं या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क.
यहां पर 1920 में बुक्स बनाऊं, उसके लिए मुझे पिछले 3 साल का डेटा देखना है। इस साल बुक बनाऊं, उसके लिए पिछले 3 साल का डेटा देखना है। अगर पिछले 3 साल वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं इस साल बुक बनाऊंगा। अब इस साल 1920 में मैंने बुक बना लिया, तो क्वेश्चन अराइज, क्या इस बुक का ऑडिट कराना पड़ेगा? तो कराना पड़ेगा अगर तुम्हारा कलेक्शन ग्रॉस रिसीट इज मोर देन 50 लाख। और अगर आप स्पेसिफाइड असेसी नहीं हो, आप अदर असेसी हो, तो आपका टर्नओवर या सेल्स, टर्नओवर फ्रॉम योर बिजनेस इज मोर देन 1 crore, इज मोर देन 1 crore, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट करेगा कौन? डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट। द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ऑडिटेड बाय सीए। और एक बार इसका ऑडिटिंग हो गया, देन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विल बी 30th September, 30th September of assessment year, 30th September of assessment year। सिंपल इतना ही है रे। सेक्शन 44AB सिंपल प्रोविजन, पता करो असेसी कौन है। असेसी स्पेसिफाइड असेसी है या अदर? स्पेसिफाइड असेसी है तो उसका कलेक्शन ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हुआ तो ऑडिट कराना पड़ेगा। अदर असेसी है टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट करेगा कौन? सो ऑडिट शुड बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विल बी 30th September of assessment year। So after section 44AB, now next provision, section 44AE. This section 44AE is a special provision for transporter. ऐसे ट्रांसपोर्टर, ऐसे ट्रक वाले जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जो ऐसे बिजनेस में एंगेज हैं, जो गुड्स कैरी करने का, फ्लाइंग एंड हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज का काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, सेक्शन 44AA पढ़ाते वक्त मैंने बोला कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में हैं और अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई किया तो बुक्स बनाओ, नहीं कंडीशन सेटिस्फाई किया तो भी बुक बनाओ। अदर असेसी की बात करूं तो इनका अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो बुक बना रहे। तो मैं अगर ट्रक वालों की बात करूं, ट्रक वालों की बात करूं तो ट्रक वाले अदर असेसी में आएंगे, यस और नो। अब अगर ऐसे असेसी को मैं बोलूं कि सिंस आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है या आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस 2.5 लाख से ज्यादा है, चलो बुक्स बनाओ, तो बीइंग इमेजिन करो ना ट्रांसपोर्टर, ट्रक वाले, वो तो हाईली अनएजुकेटेड होते हैं। सॉरी टू से दैट, मतलब आई एम नॉट डिसग्रेडिंग एनीवन, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट जनरली वो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए बुक्स बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो गवर्नमेंट कहती ठीक है यार, जाओ तुम बुक्स ऑफ अकाउंट मत बनाओ, तुम ऑडिट मत करो, लेकिन जितना इनकम मैं बोल रहा हूं उतना अपना इनकम मान लो और उस इनकम पर टैक्स भर दो। आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है एज पर सेक्शन 44AA, आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है एज पर सेक्शन 44AB। जाओ एंजॉय करो, आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं, उसका ऑडिट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं उतना अपनी इनकम मान लो। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ट्रक वालों को कि क्या आप बुक्स बनाओगे, क्या ऑडिट करोगे, क्या मगजमारी करने का, छोड़ना। एकदम सिंप्लीफाई कर दिया उनके लिए रूल। देखो टैक्स को आप जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, लोग उतना टैक्स नहीं भरेंगे। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। देखो आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है ना तो आप उसको पढ़ते ही नहीं हो, लेट गो करते हो, ठीक है ना देखेंगे बाद में, ठीक है ना देखेंगे बाद में, और बाद में करके एग्जाम डे पर जितना पढ़ कर गए गए, नहीं तो जाने दो। हमें जो चीज नहीं समझ में आती हम उसको लेट गो करते हैं। ऐसे इनकम टैक्स के लिए अगर इमेजिन करो ना कोई इंडिविजुअल है, उसको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सोचेगा छोड़ना नहीं भरूंगा, जब पकड़ेंगे तब का तब देखूंगा। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि यार इतने लोगों को पकड़ना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, तो इनके लिए क्यों ना रूल एकदम सिंप्लीफाई कर दें। जितना रूल सिंप्लीफाई करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। तो गवर्नमेंट ट्रक वालों को कह रही है कि अगर आपके पास थ्रू आउट द ईयर सिर्फ 10 ट्रक है, थ्रू आउट द ईयर सिर्फ 10 ट्रक है, 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है, तो हम आपका इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर कैलकुलेट कर लेंगे।
प्रिजम्पटिव मतलब हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने इतना कमाया है, लेकिन अगर आपके पास ट्रक 10 ट्रक से ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रक इज मोर देन 10, नंबर ऑफ ट्रक इज मोर देन 10, देन इन दैट केस एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस मतलब, एक्चुअल बेसिस मतलब जैसा हमने बिजनेस टॉपिक सीखा है, आपका प्रॉपर कंप्यूटेशन होगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस नॉन बिजनेस इनकम, लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, एड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, एड लेस करके जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। इस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये कब रूल अप्लाई होगा? जब आपके पास 10 ट्रक से ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास गिवन द ईयर सिर्फ 10 ट्रक है, सिर्फ 10 ट्रक है, थ्रू आउट द ईयर 10 ट्रक से ज्यादा है नहीं, तो आपका इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि आपका इनकम पर मंथ पर ट्रक इज ₹7,500 पर मंथ पर ट्रक, पर मंथ पर ट्रक 7,500 आप कमा रहे हो, ऐसा आप मान लो। 7,500 पर मंथ पर ट्रक इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स। तो समझो किसी के पास 3 ट्रक है, तो 7,500 इंटू 12 इंटू 3 ट्रक्स, तो उसका जो भी इनकम आएगा that will be considered as taxable income from business. On that income he should pay tax. उसको फिर बुक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसको उसका ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं, मगजमारी नहीं, कुछ भी टेंशन लेने का ना है। सिंपल इतना इनकम बता दो 7,500 पर मंथ पर ट्रक। और आप अगर देखोगे ना तो कोई भी ट्रांसपोर्टर ट्रक वाला इतना इनकम आराम से कमा ही लेता है, आराम से कमा लेता है। आप किसी ट्रक वालों से कभी एक्चुअली पता करना, बात करना, उनका एक दिन का रेंटल वैल्यू इससे कहीं ज्यादा होता है। लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है किसी ट्रक वाले को पूरे पूरे 30 दिन काम मिलेगा, ये चांसेस बहुत कम है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तेरे को एक दिन भी ट्रक चलाने का काम मिल गया ना, इतना तो तू कमा ही लेगा। 7,500 पर मंथ पर ट्रक इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। अब अगर आपने ये इनकम एक्सेप्ट कर लिया, यू हैव एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है मैंने इतना इनकम कमाया, एंड बेस्ड ऑन दैट आपने टैक्स भर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है नो बुक्स नो ऑडिट। बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। नो बुक्स नो ऑडिट, नो बुक्स नो ऑडिट, नो बुक्स नो ऑडिट। लेकिन अगर आपने हायर इनकम क्लेम किया, यू हैव क्लेम्ड हायर इनकम, यू हैव क्लेम्ड हायर इनकम, 7,500 गवर्नमेंट कहती है, बट आपने अपनी इनकम बताया कि आप 9,000 पर मंथ कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट तो खुश होगी, गवर्नमेंट को तो टैक्स ज्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी आण दे टैक्स आण दे बाबा। गवर्नमेंट कहती जा बेटा, नो बुक्स नो ऑडिट, नो बुक्स नो ऑडिट, नो बुक्स नो ऑडिट। लेकिन अगर कोई ट्रक वाला बोलता है नहीं 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 7,500 तो बहुत ज्यादा है, मैं तो महीने का 5,000 कमाता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है इन दैट केस ठीक है, तुम अगर ऐसा बोल रहे हो कि तुम 5,000 पर मंथ कमा रहे हो, तो प्रूफ करो कि तुमने 5,000 पर मंथ कमाया। इन दैट केस बुक्स बनाओ, यस बुक्स, और सिर्फ बुक मत बनाओ, ऑडिट भी कराना कंपलसरी, ऑडिट भी कराना कंपलसरी। even if conditions of section 44AB does not satisfied, even if condition of section 44AA does not satisfied, बुक बनाना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तेरे को कह रही है कि तूने 7,500 कमाया है, तो तू कैसे बोल सकता है कि तूने इसे कम कमाया है? और अगर कम कमाया है ऐसा तू बोलता है, तूने गवर्नमेंट को छेड़ा ना, अब तू प्रूफ करके दिखा कि तूने इतना कम कमाया, बुक बना चल। even if 44AA वाला कंडीशन डज नॉट satisfy, बुक बना, और उसका बकायदा ऑडिट भी करवा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कर देता है ना कि तूने इससे कम कमाया, तो मैं मान लूंगा, जा बुक बना, ऑडिट करा, तेरे लिए सेक्शन 44AA 44AB वाले वो कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, वो प्रोविजन डज नॉट अप्लाई, मतलब वो कंडीशन का तेरे को देखने का नहीं लास्ट ईयर तेरा टर्नओवर कितना, तेरे को अब बुक बनाना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, खत्म।
छेड़ा ना तूने गवर्नमेंट को, तू गया अभी। इतना सिंपल प्रोविजन तो बनाया है तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ने, क्यों नाटक करना है? चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि मेरी इनकम 7,500 पर मंथ है। इनफैक्ट आप एक्चुअली देखोगे ना तो ट्रांसपोर्टर ट्रक वालों की इनकम इससे कहीं ज्यादा होती है। गवर्नमेंट ने जानबूझकर इतना मिनिमाइज कर दिया सो दैट सारे ट्रांसपोर्टर टैक्स भरे। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि सबको पकड़कर टैक्स रिकवर कर सके, और ऐसे लोगों को छोड़ भी तो नहीं सकते ना। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो कैसे छोड़ दे ऐसे लोगों को? तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एकदम सिंप्लीफाई कर दिया रूल कि बुक्स मत बना, ऑडिट मत कर, सिंपल अपना इनकम इतना मान ले, उस पर टैक्स भर दे, क्या नहीं कर। अब एक बार अगर आपने ये इनकम ले लिया 7,500 पर मंथ, तो बच्चा लोग दिस इज योर फाइनल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। This is your final taxable income from business. It means all the deduction between section 30 to 37(1), all the deduction from section 30 to 37(1), not allowed. All those expenses will be disallowed. उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे बच्चा, दिस इज योर फाइनल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये जो 7,500 ये नेट प्रॉफिट है, खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद का अमाउंट, फाइनल अमाउंट गवर्नमेंट ने ये अज्यूम कर लिया है। इसके लिए आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बिटवीन सेक्शन 30 टू 37(1). हाँ, सेक्शन 40B के हिसाब से सैलरी टू पार्टनर, दैट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, and interest on partner's capital will be allowed, subject to a limit which is specified under section 40B, that you know how to calculate salary to partner, interest on partner, salary to partner up to 3 lakh, तो उसका 90% मोर देन 3 लाख आपने किया होगा, तो सेम वैसे कैलकुलेट करके आप कंप्यूट करो एज पर सेक्शन 40B। जो रेम्यूनरेशन है, दैट रेम्यूनरेशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम विच अमाउंट? Deducted from this amount, taxable income from business minus remuneration to partner minus interest on partner's capital. Otherwise, section 30 से 37(1) सारा डिडक्शन मिल चुका है। तो क्वेश्चन है सर, व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन? Whether depreciation on assets will be allowed or not allowed? Definitely, depreciation will also be not allowed as per section 32. आपने जो कैलकुलेशन किया था वो तो तब आपको मिलेगा जब आप एक्चुअल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे। यहाँ पर तो आपका इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर कैलकुलेट हो रहा है, हेंस डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, हेंस डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन करो एज पर WDV मेथड। क्यों सर? देखो बच्चा लोग, समझो आपने एट प्रेजेंट 2 ट्रक खरीद रखा है जिसका टोटल कॉस्ट है से फॉर एग्जांपल 50 लाख। 2 ट्रक खरीदा, उसका कॉस्ट है 50 लाख। तुमने 2 साल तक बिजनेस 2 ट्रक पर ही किया, लेकिन सिंस आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो अब आपने क्या किया, थर्ड ईयर में आपने नए 9 ट्रक खरीद लिए। तो पहले से 2 ट्रक था, अब 9 ट्रक हो गए, टोटल आपके पास 11 ट्रक हो गए। तो सिंस आपके नंबर ऑफ ट्रक ज्यादा हो गए ना, 10 से ज्यादा हो गए, तो अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट किस बेसिस पर बनाना है? एक्चुअल बेसिस पर। तो जब हम एक्चुअल बेसिस की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी एक्चुअल बेसिस पर आएगा, सेक्शन 32 वाला रूल अप्लाई होगा, एंड एज पर सेक्शन 32 WDV मेथड। तो चलो, ये तो 9 नए ट्रक है, इस पर तो आपको मालूम है, देख लेना, लेस देन 180 डेज है, मोर देन 180 डेज है, अकॉर्डिंगली या तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन या तो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मैं इन 2 ट्रक की बात करूं, ये 2 ट्रक तो पिछले 2 साल से हमारे पास है, ये 2 ट्रक हमारे पास पिछले 2 साल से हैं, तो इस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो फिक्स्ड एसेट्स हमने 2 साल पहले खरीदा था, उस पर हमने जो पास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता एक्चुअल बेसिस पर, वो माइनस करते करते WDV निकाल कर लाना पड़ेगा। और प्रेजेंट जो WDV होगा ना, फिर करंट ईयर में वो डेप्रिसिएशन अलाउड होगा उस पर। तो पुराना रिकम्प्यूटेशन करना पड़ेगा आपको। तो अब ऐसे ही समझो, किसी का 5 साल पुराना बिजनेस है तो उसे 5 साल पुराना रिकम्प्यूटेशन करना पड़ेगा। तो
तो इतना पुराना रिकम्प्यूटेशन करने का ये जो बर्डन आने वाला है, इससे अच्छा आप पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो ओनली रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, और हर साल उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहो। ये बात और है कि वो डिप्रिसिएशन का डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली बुक्स बनाकर रखो सो दैट नियर फ्यूचर अगर आपको एक्चुअल बेसिस पर बुक बनाना पड़े तो आपको प्रॉब्लम अराइज ना हो। अदरवाइज आपके लिए बुक बनाना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन 44 AE कंप्लीट होता है। सेक्शन 44 AE, दैट इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्टर। स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्टर। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं कुछ और एक दो बात, तो यहाँ पर 10 ट्रक सर, मतलब 10 ट्रक कैसे 10 ट्रक? तो गवर्नमेंट कहती थ्रू आउट द ईयर किसी एक दिन भी नंबर ऑफ ट्रक 10 से ज्यादा हो गया, सिंगल डे भी अगर नंबर ऑफ ट्रक 10 से ज्यादा हो गया ना, तो आपको बुक बनाना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने अपने ट्रक का डिटेल दिया थ्रू आउट द ईयर, उसके पास जो ट्रक्स है ना बच्चा, उसका डिटेल दिया। से फॉर एग्जांपल ऑन 1 अप्रैल 2019 उसके पास 8 ट्रक था। ऑन 1 जुलाई 2019 उसने 3 ट्रक खरीदा, एंड ऑन 1 मई 2019 उसने 2 ट्रक बेचा था। तो हमें देखना पड़ेगा क्या उसके पास गिवन ऑन अ सिंगल डे कभी भी उसके पास 10 ट्रक से ज्यादा था। तो 8 था पहले, फिर 3 हो गया, 8 और 3 11। ऐसा कभी मत करना। क्वेश्चन में डेट देखना, 1 अप्रैल 19, उसके बाद इन्होंने 1 जुलाई दिया है, उसके बाद 1 मई दिया है। तो अगर हम डेट वाइज देखें तो पहले 8 ट्रक था, फिर 1 मई को उसने बेचा होगा -2 ट्रक्स, फिर उसने 3 ट्रक खरीदा, तो उसके पास नंबर ऑफ ट्रक 9 है। तो ही कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मिस्टर एक्स के पास ये डिटेल ऑफ ट्रक्स है, फाइंड आउट वेदर ही इज एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44 AE और नॉट। इन and if yes, if he has an option to opt for presumptive scheme, what will be his total income, what will be his taxable income? तो चलो, तो पहले तो प्रिजम्पटिव स्कीम ये ऑप्ट कर सकता है। अब उसका इनकम कैसे कंप्यूट करें, तो उसके पास ये जो 8 ट्रक था बच्चा, 8 ट्रक, इस 8 ट्रक में से 2 ट्रक बेच दिया, तो 8 ट्रक में से हम 8 ट्रक का ना बच्चा 2 टुकड़ा कर देंगे। सोल्ड 2 ट्रक्स, बैलेंस 6 ट्रक्स। कहने से ये 2 ट्रक हमने बिजनेस में अप्रैल और मई का एक दिन यूज किया, तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है पार्ट ऑफ अ मंथ विल बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ, पार्ट ऑफ अ मंथ विल बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ, पार्ट ऑफ अ मंथ विल बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ। तो यहां पर कंप्यूटेशन ऐसा हो जाएगा 7,500 into 2 months into 2 ट्रक्स। और ये 6 ट्रक की बात करते हैं, ये 6 ट्रक तो पूरे साल भर चली होगी, तो 7,500 into 12 month into 6 ट्रक्स। तो जो भी अमाउंट आएगा 7,500 into 2 into 2 और 7,500 into 12 into 6। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई साहब ने नए 3 ट्रक खरीदे, परचेज 3 ट्रक्स ऑन विच डे 1 जुलाई। तो सिंस 1 को खरीदा तो ये डेट भी आएगा, ये पूरा महीना काउंटिंग में आ जाएगा, जुलाई
August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 9 months. 9 months. So 7,500 into number of months, 9 months into 3 trucks. Into 3 trucks. So amount देख लेते हैं. पहला 7,500 into 2 into 2, which comes to 30,000. Second, 7,500 into 12 into 6 trucks, 5,40,000. And 7,500 into 9 into 3 trucks, 2,02,500. So 2,02,500 plus 5,40,000 plus 30,000. Total 7,72,500. 7,72,500. 7,72,500. अब अगर उसने इतना एक्सेप्ट कर लिया, नो बुक्स नो ऑडिट, इससे ज्यादा उसने क्लेम कर लिया, नो बुक्स नो ऑडिट, इससे कम क्लेम किया तो उसको बुक्स भी बनाना करेगा, बुक्स भी बनाना पड़ेगा और ऑडिट भी करना पड़ेगा. यस बुक, यस ऑडिट, यस बुक, यस ऑडिट. सो ये कंप्यूटेशन कैसे करना है मैंने आपको वो सिखा दिया. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है. ये जो ट्रक वाला है, बहुत पहले क्या होता था, व्हीकल को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, हैवी व्हीकल, स्मॉल व्हीकल. तो अकॉर्डिंगली पहले 4,500, 7,500 ऐसा रूल हुआ करता. अब गवर्नमेंट ने वापस वही रूल इंट्रोड्यूस कर दिया. आपको पता करना पड़ेगा आपके व्हीकल का वेट कितना है. अगर ग्रॉस व्हीकल वेट इज 12,000 kg, आपके व्हीकल का वेट 12,000 kg से ज्यादा है, तो ऐसे व्हीकल को हम हैवी व्हीकल बोलेंगे. हैवी गुड्स व्हीकल. तो ऐसे व्हीकल के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा. ऐसे व्हीकल के लिए अब रूल अप्लाई होगा ₹1,000 पर टन. ₹1,000 per ton into number of months into number of trucks. ₹1,000 per ton. मतलब आपके ट्रक का कैपेसिटी कितना है, उस कैपेसिटी से 1,000 पर टन के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे. समझो आपके व्हीकल का टन कैपेसिटी है, से फॉर एग्जांपल 18 टन, तो 1,000 रुपीज पर टन आप कमा रहे हो. मतलब आपने इस ट्रक पर 18,000 रुपए कमाया होगा एक महीने का. इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स. ₹1,000 पर टन. ₹1,000 per ton of gross vehicle weight. तो क्वेश्चन में ना आपको व्हीकल का वेट भी दिया होगा. व्हीकल का वेट भी दिया होगा. अगर व्हीकल का वेट 12,000 kg से कम हुआ, अगर व्हीकल का वेट 12,000 kg से कम हुआ तो आप अभी जैसा सीख रहे थे वैसा ही करना. लेकिन अगर व्हीकल का वेट 12,000 kg से ज्यादा हुआ, 12,000 kg से ज्यादा हुआ, तो फिर आप ये रूल अप्लाई करोगे. 1,000 रुपीज पर टन into number of months into number of trucks. तो सर वो जो टोटल ट्रक है 10, उसमें क्या ये भी आएगा? यस. नंबर ऑफ ट्रक में फिर वो हैवी व्हीकल हो या नॉर्मल व्हीकल हो, सब मिलाकर 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सब मिलाकर 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 10 ट्रक से ज्यादा हो गया तो जो नॉर्मल व्हीकल है उस पर अलग कंप्यूटेशन करो और जो हैवी व्हीकल है उस पर अलग से कंप्यूटेशन करो. 2 अलग अलग कंप्यूटेशन करना पड़ेगा. सो इससे जुड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूट का हम सम कर लेते हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी.
Yes. Mr. X commenced the business of operating goods vehicle on 1st April 19. He purchased the following vehicle during the previous year 1920. Compute his income under section 44AE for the assessment year 2021. Gross vehicle weight in kilogram, number and date of purchase. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ये सब परचेज का डिटेल दिया है. तो सबसे पहले कितने नंबर्स परचेज किए टोटल वो देख लेते हैं. अगर नंबर ऑफ परचेज थ्रू आउट द ईयर 10 से ज्यादा हो गया तो इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम. So 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10. तो इसके पास टोटल ट्रक है 10. तो he can opt for presumptive scheme. Would your answer change if the goods vehicle purchased in April 19 were put to use only in 1st July 2019? अब ये क्वेश्चन क्या पूछा ये मैं बताऊंगा. पहले हम नॉर्मल कंप्यूटेशन करते हैं. नॉर्मल कंप्यूटेशन के लिए देखो ग्रॉस व्हीकल वेट 7,000, 6,500, 10,000, 11,000, 15,000, 15,000. तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. ये नॉर्मल व्हीकल हो गए, ये हैवी व्हीकल्स हो गए. नॉर्मल व्हीकल का अलग कंप्यूटेशन करेंगे, हैवी व्हीकल का अलग कंप्यूटेशन करेंगे. सो नाउ कंप्यूटेशन करने के लिए सबसे पहले हैवी व्हीकल की बात करते हैं. हैवी व्हीकल हमारे पास कितने हैवी व्हीकल हमने खरीदे? दो. कभी खरीदा? 29/8/2019. 29/8/2019. तो 29/8 मतलब अगस्त. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. पार्ट ऑफ अ मंथ विल बी ट्रीटेड एज फुल मंथ बच्चा लोग. तो अगस्त पूरा ले लेंगे. तो 2 ट्रक खरीदा, 2 ट्रक फॉर 8 months. अब पर टन 1,000. तो यहाँ पर 15,000. 1,000 kg will be considered as 1 ton. 1,000 kg will be considered as 1 ton. So 15,000 kg is equal to 15 ton. So 15 ton. So 1,000 into 15 ton. That is 15,000. So total 15,000 into 2 into 8. 15,000 into 2 into 8. That comes to 2,40,000. अब हम बात करते हैं ये वाला व्हीकल जो हैवी व्हीकल है. एक व्हीकल खरीदा 23 मार्च को खरीदा. तो 23 फरवरी को खरीदा, मतलब 2 महीना, फरवरी एंड मार्च. तो इसका भी 15,000 ही आएगा. इंटू 1 ट्रक इंटू 2 month. That comes to 30,000. So total 2,70,000. ये हैवी व्हीकल का प्रिजम्पटिव इनकम आ गया. अब आते हैं हम अदर व्हीकल. अदर व्हीकल में देखो पहला है 7,000 kg है, 2 नंबर है, 10th अप्रैल को खरीदा. तो 10th अप्रैल को खरीदा मतलब पूरे साल भर 12 मंथ आएगा. तो 7,500 into 2 trucks into 12 month. 7,500 into 2 into 12, 1,80,000. फिर 6,500 kg वाला, मतलब ये भी स्मॉल ट्रक है, एक ट्रक खरीदा 15 मार्च 2020 को. 15 मार्च 2020 को मतलब मार्च का एक ही महीना यूज हुआ होगा. 7,500 into 1 truck into 1 month, 7,500. फिर वापस 10,000 kg का ट्रक खरीदा, 3 ट्रक खरीदा. कब खरीदा? 16 जुलाई 2019 को. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 months. So 7,500 into 3 trucks into 9 months. 7,500 into 3 into 9. That comes to 2,02,500. 2,02,500. और लास्ट 11,000 kg का एक ट्रक खरीदा 2 जनवरी 20. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 month. 7,500 into 1 truck into 3 months. So 7,500 into 3, 22,500.
So total amount will be 22,500 plus 2,02,500 plus 7,500 plus 1,80,000. So total 4,12,500. 4,12,500 ye plus 2,70,000. So total presumptive income will be 6,82,500. अब इन्होंने क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछा है कि क्या तुम्हारा आंसर चेंज होगा अगर अप्रैल में खरीदा हुआ व्हीकल पुट टू यूज इन जुलाई 2019? तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है आपने पुट टू यूज कब किया ना, दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज इररिलेवेंट. व्हाई? यहां पर तुम्हारा इनकम एक्चुअल बेसिस पर थोड़ी ना कैलकुलेट हो रहा है, यहां पर तुम्हारा इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर कैलकुलेट किया जा रहा है. सो आपने कब एक्चुअली पुट टू यूज किया, that should be ignored. This will be your final taxable amount. So this is immaterial whether it is put to use in July or in the month of April. So आज हमने सेक्शन 44AE कंप्लीट कर लिया. इसके बाद का नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेजूंगा. थैंक यू.